पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि इलेक्ट्रिक सोर्स के बारे में और उसकी क्लासिफिकेशन में हमने वोल्टेज सोर्स को देख लिया था कि वोल्टेज सोर्स कितने टाइप के होते हैं और क्या क्या उनका सिंबल है और क्या क्या, यदि प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स है तो क्या है, आइडियल वोल्टेज सोर्स है तो क्या है। ये सब देखने के बाद हमने देखा था डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स होता है कि जिसका मान सर्किट के किसी दूसरे पैरामीटर पर डिपेंड करता है। अब वो कैसे डिपेंड करता है ये आपको जानना है, हाउ डिपेंड। तो नेक्स्ट हेडिंग दे लीजिएगा, हाउ डिपेंड। तो सर्किट में 4 तरीके से होता है जो डिपेंड करता है, ठीक है। तो जो पहला है फर्स्ट लिखिएगा, वोल्टेज कंट्रोल कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स। इसको शॉर्ट फॉर्म करते हैं वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स। मतलब ये 4 तरीके हैं, जिस तरीके में सर्किट पे कोई भी सर्किट होगा तो ये पॉसिबिलिटी बनेगी कि इतने टाइप से वो जो भी सोर्स है वो कंट्रोल हो सकता है सर्किट के, ऐसे इस टाइप से पैरामीटरों पे। दूसरा जो है करंट कंट्रोल, या दूसरा लिख लीजिएगा इसी में वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स। इसको शॉर्ट फॉर्म लिखिएगा वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स। तीसरा लिख लीजिएगा करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स। करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स। नेक्स्ट जो है वो होगा करंट कंट्रोल करंट सोर्स। करंट कंट्रोल करंट सोर्स। पहला देखिए वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स, ठीक है। तो इसका फिगर बना लीजिएगा आप लोग, वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स का। ये इसका ग्राफ है। यहाँ मान लीजिए कि इसके क्रॉस जो वोल्टेज है वो है Vx, ठीक है, और ये है V, और इसका मान जो होगा वो AVx होगा, ठीक है। अब ध्यान समझिए, देखिए इसमें ये है कि जैसे आपका ये वोल्टेज सोर्स जो है वोल्टेज सोर्स, वो इसका मान डिपेंड करेगा वोल्टेज पे, ठीक है। यानी कि वोल्टेज से कंट्रोल हो रहा है इसका वोल्टेज सोर्स। ये डिपेंडेंट सोर्स है, डिपेंडेंट सोर्स है। और डिपेंडेंट सोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है? वोल्टेज के मान पे, अब इसका वोल्टेज का मान जैसे मान लीजिए कि इसका मान हमने R रख दिया। अब ये R जैसे घटता बढ़ता रहेगा वैसे ही इसका मान घटता बढ़ता रहेगा, उसी हिसाब से इसका मान क्या होता रहेगा? वेरिएशन करता रहेगा। तो ये आपका जो है वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स है, ठीक है। यानी कि इस वोल्टेज सोर्स जो डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है, इसका मान
अब ये खुद नहीं आप लिख सकते कि इसका मान इतना, ये डिपेंड करेगा इस वाले मान पे, इस पे डिपेंड करेगा। अच्छा, इसमें एक चीज़ और कैलकुलेशन यदि किया जाए कि भी आउटपुट यदि देखा जाए, ध्यान समझिएगा, यदि हम इसको बोलें यहाँ पे लिखें कि भी आउटपुट इसका बराबर, भी आउटपुट क्या है, ए वी एक्स है, यही तो है, और वी इनपुट क्या हो जाएगा, ये वी इनपुट है, मान लीजिए ये वाला वी इनपुट है, ये प्लस ये, यानी कि वी एक्स प्लस के ए वी एक्स हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, यदि ये ध्यान रखिए, इस वाले इक्वेशन को ध्यान समझिए, क्वेश्चन यहाँ से बनाया हुआ था, इस चीज़ को ध्यान दीजिए, यहाँ पे बहुत डीप से जाकर क्वेश्चन से पूछा हुआ था। देखिए, यदि आप ऐसे लिखेंगे कि भी आउटपुट बटे के वी एक्स क्या, इसका मान है, वी आउटपुट क्या, ये है जो कंट्रोल वोल्टेज सोर्स है वो है, बराबर ए क्या है, ए इसका ये मान है। ठीक है, ये ए फिक्स वैल्यू है ये वाला। अब ये ध्यान समझिए, यदि इसकी यूनिट लिखा जाए तो इसका भी वोल्ट इसका भी वोल्ट कट जाएगा, तो जो ए होगा वो क्या होगा, यूनिट लेस होगा। ठीक है, अब ये नहीं कि ए 4 वोल्ट है 5 वोल्ट, ऐसा नहीं है कुछ भी। ठीक है, ये यूनिट लेस होगा। यही क्वेश्चन से ये पूछा हुआ था कि बताइए कि वोल्टेज कंट्रोल और वोल्टेज सोर्स में जो डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है उस वो क्या है, तो यूनिट लेस उसको बताएंगे कि ये यूनिट लेस है। ठीक है, कोई यूनिट नहीं, क्योंकि इसका वोल्ट कट जाएगा, तो ये यूनिट लेस है ये चीज़। दूसरा देखिए, ये क्लियर हो गया। दूसरा क्या आपका, वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स दूसरा जो है वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स। इसका सर्किट समझिए, एक ये सर्किट है, V वोल्ट है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है जिसका R, और इसके क्रॉस में Vx, और ये है Vx। ठीक है, अब इसको ध्यान से दीजिए, ये आपका जो है डिपेंडेंट करंट सोर्स है जिसका मान डिपेंड कर रहा है वोल्टेज पे। ठीक है, इस वाले वोल्टेज के मान पे इसका मान डिपेंड करेगा, यानी कि इसका जो मान है वो Vx एम्पियर है। ठीक है, जैसे जैसे Vx का मान बढ़ेगा या तो घटेगा, वैसे वैसे आपका Vx का मान या तो बढ़ेगा या घटेगा। ठीक है, तो इसका मतलब कि ये डिपेंड कर रहा है Vx पे, वोल्टेज पे, जो करंट सोर्स का मान है वो डिपेंड कर रहा है किस पे, वोल्टेज सोर्स पे। ठीक है, तीसरा देखिए, सिंपल इसको आपको ऐसे समझ लेना है। तीसरा है आपका करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स। ठीक है, करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स। ये R है, ये करंट जा रहा है जिसका मान Ix है। ठीक है, Ix है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, और ये इसका जो मान है वो Dix है। ठीक है,
अब ध्यान से इसको समझ लीजिए, ये जो वोल्टेज सोर्स है इसका मान डिपेंड कर रहा है करंट पे, यानी करंट से कंट्रोल हो रहा है इसका मान, ठीक है। यानी कि डी जो आई एक्स है इसका मान किस पे डिपेंड कर रहा है, टोटल का आई एक्स पे। आई एक्स घटेगा बढ़ेगा तो आपका यानी कि सर्किट के इस वाले पैरामीटर पे डिपेंड कर रहा है। ऐसे ही करके कंट्रोल होते हैं। चौथा देख लीजिएगा, चौथा है आपका करंट कंट्रोल करंट सोर्स। करंट कंट्रोल करंट सोर्स। इसका सर्किट समझिए, ये आर है, एक सोर्स है यहाँ भी वोल्टेज, और यहाँ पे एक करंट सोर्स है, जिसका सी आई एक्स, ठीक है। और ये जो है कि यहाँ से करंट है आई एक्स। अब देखिए इसका मान डिपेंड कर रहा है, जो करंट सोर्स है उसका मान डिपेंड कर रहा है करंट पे, ठीक है, इस वाले पैरामीटर पे डिपेंड कर रहा है। तो इसीलिए वजह से इसका नाम क्या पड़ गया, करंट कंट्रोल करंट सोर्स, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे, ऐसे डिपेंड करता है। तो ये पूरा का पूरा आपका जो वोल्टेज सोर्स का था वो ख़त्म हो गया। तो वोल्टेज सोर्स में पूरा ध्यान रखेंगे कि वोल्टेज सोर्स में कैसे क्या होता है, वोल्टेज सोर्स आइडियल वोल्टेज सोर्स क्या होता है, प्रैक्टिकल क्या होता है, डिपेंडेंट क्या होता है, इंडिपेंडेंट क्या होता है, ठीक है। ऐसे ही करके अब नेक्स्ट जो सोर्स हम पढ़ते हैं करंट सोर्स। तो नेक्स्ट हेडिंग दीजिएगा करंट सोर्स। जो क्लासिफिकेशन जहाँ पे किया गया था वहाँ पे दो सोर्स का क्लासिफिकेशन किया गया था, एक तो आपका वोल्टेज सोर्स और एक आपका करंट सोर्स। तो हम अब करंट सोर्स के बारे में जानते हैं। देखिए करंट सोर्स, द सोर्स विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी, द सोर्स विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी, the source which electrical energy in the form of current is known as करंट सोर्स, ठीक है। इसका कहने का मतलब ये है कि वह एनर्जी सोर्स जहाँ पे इलेक्ट्रिकल जो एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी करंट के फॉर्म में होती है, तो उस एनर्जी सोर्स को या उस इलेक्ट्रिकल सोर्स को हम करंट सोर्स कहते हैं, ठीक है। करंट के फॉर्म में एनर्जी हो वहाँ पे, उसको आपको करंट सोर्स बोलेंगे। अब जैसे क्लासिफिकेशन इसका हुआ था सेम एज, वैसे ही दो टाइप के भी होता है, एक आइडियल होता है और एक आपका प्रैक्टिकल होता है। तो फर्स्ट हम देखते हैं आइडियल करंट सोर्स। आइडियल करंट सोर्स। अब जानते हैं आइडियल करंट दो भाग होता है करंट सोर्स का, एक आइडियल करंट सोर्स होता है, एक प्रैक्टिकल करंट सोर्स होता है। फिर दोनों दो भागों में बढ़ जाते हैं, एक डिपेंडेंट होता है, एक इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। तो इसमें लिखिएगा आइडियल करंट सोर्स में द सोर्स विच हैविंग द सोर्स विच हैविंग इनफाइनाइट resistance or impedance, or
impedance in parallel branch, in parallel branch is known as ideal current सोर्स। ठीक है, अब इसका ग्राफ समझिए। पहले तो ये समझिए क्या कह रहा है, बोल रहा है कि द सोर्स विच हैविंग इनफाइनाइट रेजिस्टेंस आर इम्पीडेंस। रेजिस्टेंस का मतलब कि जब आप डीसी सर्किट पढ़ेंगे, देख लीजिए यहाँ पे, यदि आप डीसी सर्किट यदि आप डीसी सर्किट पढ़ते हैं तो वहाँ पे केवल रेजिस्टेंस आप बोलेंगे, रेजिस्टेंस। यदि आप वहीं पे एसी सर्किट आप पढ़ते हैं तो रेजिस्टेंस ना बोल के वहाँ बोलेंगे इम्पीडेंस, प्रतिबाधा। क्यों? क्योंकि इसमें आर भी है, इंक्लूडिंग एल भी है, इंक्लूडिंग सी भी होगा, तो इम्पीडेंस उसको बोलेंगे। तो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस या इम्पीडेंस इन पैरेलल ब्रांच, यानी कि पैरेलल ब्रांच जो होगा, पैरेलल ब्रांच में वो इनफाइनाइट होगा रेजिस्टेंस, उसको आइडियल, ये एल है, आइडियल करंट सोर्स बोलेंगे। अब इसका आप वो देख लीजिए, ये आपका करंट सोर्स है और ये करंट जा रहा है कहाँ पे? लोड को। ये लोड है, यहाँ लोड को जा रहा है करंट सोर्स। यदि इसके पैरेलल में कोई ब्रांच ऐसे हो जिसका रेजिस्टेंस का मान आर इनफाइनाइट होना चाहिए। यदि ऐसी कंडीशन होती है कि कोई भी करंट सोर्स है और उसके पैरेलल में जो ब्रांच है उसका इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है, तो वो आइडियल करंट सोर्स होगा। या इसका कहने का सीधा सीधा तात्पर्य ये है कि जो आपका करंट सोर्स ये है, जितना करंट सोर्स से निकलना चाहिए उतना करंट आपका लोड पे पहुँचे तो आपका करंट सोर्स है। ठीक है, लोड को करंट जाए। ठीक है, बाकी जैसे मान चलिए कि हम 4 एम्पियर का यदि करंट सोर्स लगाए हैं, 4 एम्पियर का करंट सोर्स, तो वो टोटल 4 एम्पियर का जो करंट सोर्स होगा वो लोड को जाना चाहिए, लोड को वो जाए। यानी कि जो आई एल जो हो वो भी आई एस यानी कि सोर्स करंट के बराबर हो, या 4 एम्पियर है तो वो 4 एम्पियर ही हो। ठीक है, तो पैरेलल में बटे, हम सोचिए कि यदि इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होगा तो पैरेलल में करंट ही नहीं जाएगा। पैरेलल में यदि करंट बोले कि नहीं ये ब्रांच है, यहाँ पे जंक्शन है, इधर भी करंट जाएगा, तो आर इनफाइनाइट है तो इधर का करंट का मान क्या हो जाएगा? 0 होगा, करंट नहीं जाएगा, टोटल करंट यहाँ जाएगा। यदि ऐसी कंडीशन होती है तो आप बोलेंगे कि वो आइडियल करंट सोर्स है। सीधा सिंपल आप बोलेंगे कि जो सोर्स के पैरेलल में यदि कोई ब्रांच है उसका रेजिस्टेंस यदि इनफाइनाइट होगा तो वो जो आपका आइडियल करंट सोर्स कहा जाएगा। या दूसरी भाषा में आप बोलेंगे सिंपल कि जो आपका सोर्स करंट होगा वो यदि लोड करंट के बराबर होता है तो वो आपका जो है कि आइडियल करंट की कंडीशन को फुलफिल करेगा। ठीक है, नेक्स्ट इसी में देखते हैं पैरेलल करंट सोर्स। पैरेलल करंट सोर्स, इसका आप डिफिनीशन लिख दीजिए। पहले लिखिए कि पैरेलल प्रैक्टिकल करंट सोर्स है ना, ये ध्यान दीजिएगा, ये प्रैक्टिकल करंट सोर्स, प्रैक्टिकल, पैरेलल इसको समझ के हमने लिख दिया था, ये प्रैक्टिकल करंट सोर्स है। अब इसका डिफिनीशन देखिए, इसका डिफिनीशन ये है कि द सोर्स हैविंग सम पैरेलल resistance in source
in source is known as प्रैक्टिकल करंट सोर्स। उसी का जस्ट उल्टा है, विलोम है, प्रैक्टिकल करंट सोर्स। ग्राफ उसका समझिए, ग्राफ वही होगा जो वहाँ ग्राफ बनाया गया ऊपर। ये आपका यदि करंट सोर्स है, यहाँ पे कोई लोड है और इसके पैरेलल में एक ब्रांच है जिसका रेजिस्टेंस का मान R है, ठीक है। अब कुछ रेजिस्टेंस है तो ध्यान दीजिए, जो करंट यदि I यहाँ से I सोर्स जाएगा, अब यहाँ पे दो भागों में बट जाएगा। एक तो करंट इधर जो जाएगा वो मान चलिए कि I1 है, और एक करंट इधर जाएगा जो I2 होगा, ठीक है। तो इसका मतलब कि एक कंडीशन ये आपको बन जाती है कि जो IL है, जो लोड करंट है, अब वो नॉट इक्वल टू IS सोर्स करंट के बराबर नहीं होगा, ठीक है। या आप बोलेंगे कि जो IL जो लोड करंट है वो बराबर होगा I सोर्स माइनस के I1 के, ठीक है। मतलब कि यदि पैरेलल में जो ब्रांच है, जो रेजिस्टेंस है, उसका मान कुछ न कुछ होगा। जो पैरेलल, यहाँ लिख भी दे रहे हैं, पैरेलल रेजिस्टेंस जो है वो होगा, क्या होगा, R, कुछ न कुछ मान होगा। तो एक कंडीशन तो आप ये ध्यान रखेंगे, एक कंडीशन आप ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये प्रैक्टिकल करंट सोर्स है, मतलब जितना हमने सोर्स को करंट हम दिए हैं, जितने एम्पियर का हमने सोर्स लगा रखा है, उतना एम्पियर का करंट आपको लोड तक नहीं ना पहुँचकर उसके पहले ही कुछ करंट का मान क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ये प्रैक्टिकल करंट सोर्स है। अब आप ये जानते हैं कि दोनों आइडियल करंट सोर्स और प्रैक्टिकल करंट सोर्स दोनों दो दो भागों में बांटा गया है, ठीक है। एक आइडियल करंट सोर्स, ये भी डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट में बांटा गया। प्रैक्टिकल करंट सोर्स भी डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट में बांटा गया, ठीक है। तो दोनों के लिए हम एक ही साथ पढ़ेंगे, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो पहले हेडिंग दे लीजिएगा इंडिपेंडेंट करंट सोर्स। इंडिपेंडेंट करंट सोर्स, वे दोनों के लिए, ठीक है। किसके लिए, आइडियल के लिए भी और प्रैक्टिकल के लिए भी, आइडियल और प्रैक्टिकल के लिए, दोनों के लिए भी, ठीक है। इसका देखिए, इंडिपेंडेंट करंट सोर्स का मतलब वही है कि यह वह सोर्स है, देखिए लिख दे रहे हैं, द सोर्स which resultant does not depend any circuit पैरामीटर, ठीक है। इसका मतलब ये है कि वह सोर्स, वही वाला पीछे वाला वोल्टेज वाला ही डिफिनीशन है बिल्कुल, ठीक है। वह सोर्स जिसका रिजल्टेंट, परिणामी, डिपेंड नहीं करता है सर्किट के किसी भी पैरामीटर पे, ठीक है, वो क्या कहलाता है, आइडियल या प्रैक्टिकल इंडिपेंडेंट करंट सोर्स, ठीक है। दोनों का डिफिनीशन आप ऐसे ही बता देंगे। इसके बाद नेक्स्ट है आपका डिपेंडेंट करंट सोर्स, और ये भी दोनों के लिए है, ठीक है, आइडियल के लिए भी और प्रैक्टिकल के लिए भी, ठीक है।
अब यहाँ पे उसका डिफिनीसन लिख लीजिए कि द सोर्स which resultant depend any circuit parameter, ठीक है। इसका ये है कि ऐसा सोर्स जिसका रिजल्टेंट सर्किट के किसी भी पैरामीटर पे डिपेंड करता है, जैसे मैंने बताया था 4 पैरामीटर, वैसे ही वो किसी भी पैरामीटर पर डिपेंड कर सकता है। सिंबल देख लीजिए इनका, दोनों का सिंबल समझ लीजिए। सिंबल इम्पॉर्टेंट है, कई एग्जामों में सीधा सिंबल ही पूछ लेता है कि सिंबल क्या होगा, ठीक है। तो देखिए जो इंडिपेंडेंट करंट सोर्स है उसका सिंबल ये है, ये, ठीक है। ये है इंडिपेंडेंट, ठीक है, करंट सोर्स। और यदि ऐसे सिंबल हो, ये डायमंड के आकार का, तो ये क्या है, ये डिपेंडेंट करंट सोर्स, ठीक है। ये सिंबल है इसका, ये सिंबल है दोनों का, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। वोल्टेज में यहाँ केवल वोल्टेज होता था, बाकी आकृति वही सेम ही होती थी दोनों में। तो ये आपका जो है कि वोल्टेज और करंट का क्लासिफिकेशन था सोर्स का, इलेक्ट्रिकल सोर्स का, जो आप अच्छे से इसको रीड करिएगा, अच्छे से पढ़िए। नेक्स्ट इसका ही क्लासिफिकेशन अभी इलेक्ट्रिकल सोर्स का ही है एक दूसरे वे में, ठीक है। तो हेडिंग दीजिएगा नेक्स्ट, सेकेंड क्लासिफिकेशन ऑफ सोर्स एज सिग्नल के तौर पे अब देखा जा रहा है, एज सिग्नल, ठीक है। अब देखिए सिग्नल पे जब देखा जाए, बाकी वो ऊपर वाला जितना क्लासिफिकेशन कराया गया वो मूल है, ठीक है, वो सब में होगा। जैसे अब इसमें सिग्नल में इसमें दो तरीके से इसको क्लासिफाइड किया गया है। एक आपका एसी सोर्स, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा अल्टरनेटिंग करंट। ये वोल्टेज के फॉर्म में भी होगा, करंट के फॉर्म में भी होगा, ठीक है। मतलब कि एसी सोर्स है तो ध्यान दीजिएगा कि अभी बताते हैं, पहले लिख लीजिए पूरा। डीसी सोर्स, इसको बोलते हैं डायरेक्ट करंट सोर्स है ये, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, यदि एसी सोर्स हम कहते हैं तो एसी सोर्स में करंट सोर्स, एसी करंट सोर्स भी हो सकता है, एसी करंट सोर्स भी हो सकता है, और एसी वोल्टेज सोर्स भी हो सकता है, ठीक है। इसके बाद फिर ये दोनों एसी में ही जो है कि एक आपका आइडियल भी हो सकता है और प्रैक्टिकल भी हो सकता है। इसी तरह से इसमें भी आइडियल भी हो सकता है, प्रैक्टिकल भी हो सकता है, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, ठीक है। ये करके अब इसमें हेडिंग दीजिएगा एसी सोर्स, और इसका डिफिनीशन लिखिए एसी का, ठीक है। एसी सोर्स का डिफिनीशन लिखिए, द सोर्स हुज मैग्नीट्यूड
whose magnitude varied at each instance is known as AC सोर्स। ठीक है, अब इसको जैसे हम समझाते हैं आप हिंदी में लिख लिया करिए यदि नहीं समझ में आता है तो। ठीक है, देखिए वह सोर्स जिसका मैग्नीट्यूड वैरी करता है, बदलता रहता है, एट ईच इंस्टेंस, मतलब प्रत्येक क्षण जिसका मैग्नीट्यूड यदि बदलता रहता है, प्रत्येक क्षण, वह सोर्स जिसका प्रत्येक क्षण मैग्नीट्यूड या उसका परिणामी बदलता रहता है उसे एसी सोर्स कहते हैं। ठीक है, डिफिनीशन एसी सोर्स का आप हिंदी में लिख लीजिएगा, यदि इंग्लिश में ना समझ में आए तो सीधा सिंपल से लिख लीजिएगा कि वह सोर्स जिसका मैग्नीट्यूड प्रत्येक क्षण बदलता रहता है वो एसी सोर्स कहलाता है। अब जैसे इसका एग्जाम्पल देखिए, ग्राफ से अच्छे से एग्जाम्पल समझिए। इसका एग्जाम्पल तो एक ये है जिसको आप एसी सोर्स का कहते हैं, ये साइन वेव में। ठीक है, इसको साइन वेव बोलते हैं, साइन वेव। इसी को सेलेक्ट किया जाता है क्योंकि ये बेहतर होता है, अब इसका रीज़न भी बताएंगे। इसके बाद ये भी है, ध्यान रखिएगा, स्क्वायर वेव है, ये भी है आपका, ये भी एसी सोर्स ही है, इसका नाम स्क्वायर वेव है। ये नहीं कि एसी सोर्स यही है केवल, ये भी एसी सोर्स, ये भी है एसी सोर्स, सातुत वेव इसको बोलते हैं। ठीक है, ये सब एसी सोर्स में आते हैं। नेक्स्ट, अब इसमें यदि देखना हो देख लीजिए, हर क्षण यदि इसको टी मान लीजिए टाइम, अभी देखिए हर क्षण इसका मैग्नीट्यूड का मान क्या हो रहा है, बदल रहा है, फिक्स नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग लिखिएगा डीसी सोर्स। दूसरा डीसी सोर्स है, डीसी सोर्स, इसका डिफिनीशन लिखिए द सोर्स हुज मैग्नीट्यूड, द सोर्स whose magnitude remain constant या remain invariant is known as डीसी सोर्स। ठीक है, और इसका ये आपका ग्राफ हो जाएगा कि समय के साथ जिसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होता है। ठीक है, या आप बोलेंगे कि समय के साथ जिसके मैग्नीट्यूड के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है वो डीसी सोर्स उसको कहते हैं। ठीक है, अब देखिए समय के साथ यदि इसको टी माना जाए तो जितना यहाँ है उतना वहीं, इतना यहाँ भी उतना वहाँ, यहाँ हर जगह क्या है इसका बराबर है। तो समय के साथ इसका जो है कि मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, या बोलेंगे समय के साथ इसका मैग्नीट्यूड समान है, उसका मान नहीं चेंजेज हो रहा है। तो ये अकॉर्डिंग टू सिग्नल के हिसाब से इसके दो जो है कि क्लासिफिकेशन होगा। नेक्स्ट थर्ड क्लासिफिकेशन भी इसका आता है, लिख लीजिएगा थर्ड क्लासिफिकेशन ऑफ सोर्स। तो इसको भी दो भागों में बांटा जाता है, एक सिमेट्रिकल होता है और एक अनसिमेट्रिकल होता है। ठीक है, सिमेट्रिकल और एक होता है अनसिमेट्रिकल। ठीक है, ग्राफ से बस समझ लीजिए। ठीक है, ग्राफ इसमें ज़्यादा आपको कुछ जानना नहीं। ग्राफ देखिए, सिमेट्रिकल का मतलब ये होता है
कि जिसका ग्राफ बिल्कुल ऐसे होगा इक्वली, यानी कि यदि इसको A1 माना जाए और इसको A2 माना जाए तो A1 बराबर A2 रहेगा हमेशा, ऑलवेज, ठीक है। और अनसिमेट्रिकल का ग्राफ ये हो सकता है कि अनसिमेट्रिकल का ग्राफ आपका ऐसे जाए, ये अनसिमेट्रिकल है, ठीक है। यहाँ पे यदि ये भी किया जाए कि यदि दोनों का सम किया जाए, यानी कि A1 प्लस, ये मान चलिए कि यहाँ पे यदि लिख दें हम कि ये A1 है और ये आपका A2 है, तो A1 प्लस A2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0। अब यहाँ नहीं होगा, अनसिमेट्रिकल ग्राफ है, ठीक है। या ऐसे भी हो सकता है, इसका ऐसे ऐसे हो सकता है, ये अनसिमेट्रिकल ग्राफ है, ठीक है। तो सिग्नल के हिसाब से सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल भी बना जाता है। अनसिमेट्रिकल जिसका ग्राफ यदि बने और वो हर एक पीरियड में जिसका ग्राफ इक्वली हो तो वो आपका मतलब सिमेट्रिकल होगा। अनसिमेट्रिकल का मतलब कि जिसका ग्राफ सिमेट्रिक ना हो, बराबर ना हो, ठीक है। इसके बाद ये हो गया, इतना ही काफ़ी आपके लिए। तो ये आपके जितने भी सोर्स थे वो इलेक्ट्रिकल सोर्स वो सब क्लियर हो चुके हैं। एक सोर्स और होता है जो जिसको बोलते हैं पीरियोडिक और नॉन पीरियोडिक, तो वो आपके लिए उतना नहीं जानना है, इतना काफ़ी है ये सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल में, ठीक है। और सोर्स का पूरा, ये इलेक्ट्रिकल सोर्स का पूरा ये क्लियर हो चुका है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल सोर्स में जितना हो सकता है उतना आपको जो है कि ये सब पढ़ाया गया है। सिमेट्रिकल एसिमेट्रिकल क्या होता है आप समझ गए हैं, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट क्या होता है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। इलेक्ट्रिकल सोर्स में अब इसके अलावा कोई तीसरा सोर्स हो ही नहीं सकता, जितना आपको बता दिया गया। ये सोर्स कंप्लीटेड सोर्स है, ठीक है। अब आपको सोर्स मिल गया, यदि ध्यान समझिए, तो एक चीज़ आपको अब समझ में आना चाहिए कि यदि सोर्स आपके पास अवेलेबल हो गया, सोर्स के बारे में आप समझ गए कि सोर्स क्या होता है। अब सोर्स जो एनर्जी देगा वो एक लोड होगा, ठीक है, जिसको पैरामीटर भी बोलेंगे कि उस पैरामीटर को ये एनर्जी देगा। पैरामीटर जो क्या करेगा, सोर्स से एनर्जी लेकर, सोर्स से एनर्जी लेगा, एनर्जी लेगा और वर्क क्या करेगा, परफॉर्म करेगा, वर्क परफॉर्म करेगा। तो आपको हमने बताया था कि इलेक्ट्रिकल में जो है कि तीन ऐसे पैरामीटर हैं, 3 पैरामीटर हैं जो सोर्स से एनर्जी लेते हैं और वर्क क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। तो अब तीनों सोर्स के बारे में, तीनों के बारे में हम अलग अलग से समझेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं। और सोर्स आपको पूरा डिटेल जानकारी होगी, सोर्स क्या होता है। और इसके बाद पैरामीटर आपको पता ही चल गया कि पैरामीटर पहले से जानते हैं कि R और L और C है, जब हम एनालॉजी आपको पढ़ाए थे तो, ठीक है। तो R L C के बारे में पता है। सोर्स आप अच्छे से क्लियर कर लीजिए पूरा एक बार, सोर्स क्या है, कितने प्रकार के सोर्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं, उनका सिंबल क्या है, ठीक है। मुख्य है उनका सिंबल क्या है, सिंबल के अलावा उनका प्रैक्टिकल और आइडियल की कंडीशन क्या है, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट की कंडीशन क्या है, ये सारा आपको सोर्स में क्लियर होना चाहिए। वोल्टेज सोर्स में सब क्लियर होनी चाहिए और आपका करंट सोर्स में सारी चीज़ें क्या होनी चाहिए, कन्फर्म होनी चाहिए। जैसे आपका सोर्स क्लियर हो जाएगा, कन्फर्म हो जाएगा, तो आपका जो है कि बच जाएगा पैरामीटर। पैरामीटर R L C है। तो पढ़ने का तरीका ये है कि पहले R को पढ़ा जाएगा, फिर उसमें सोर्स लगाया जाएगा, ठीक है। R, इसके बाद L पढ़ा जाएगा, उसमें सोर्स लगाया जाएगा, फिर C पढ़ा जाएगा, उसमें सोर्स लगाया जाएगा। ये सारे सोर्स लगाने के बाद फिर हम देखेंगे क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो पैरामीटर पढ़ना है, क्योंकि आपने ये ग्राफ पढ़ा होगा, ठीक है। देखिए ये जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी से पैदा होता है। और ये जैसे ही सोर्स आपको मिल जाएगा जहाँ पे एनर्जी स्टोर है, उसको आप भेजेंगे, ठीक है। और भेजेंगे और इसका क्या करेंगे, यूटिलाइजेशन करेंगे। और यूटिलाइजेशन करेंगे, और ये जो यूटिलाइजेशन होगा ये भी जो है कि नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में होगा, ठीक है। तो हमने सोर्स के बारे में डिटेल हमारे पास जानकारी हो गई। अब इसी सोर्स से हम जो है कि एनर्जी को क्या करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे, भेजेंगे लोड के पास जो RLC होगा, ठीक है। तो हमें RLC के बारे में पढ़ेंगे।
और चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और शेयर करिए सभी अपने ग्रुप में लड़कों के साथ, जिससे कि चैनल्स में आप लाइक सब्सक्राइब करते जाएंगे तो हमें भी अच्छे अच्छे वीडियो लेके आने में अच्छा लगेगा। ठीक है, धन्यवाद।